बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एज़ यू नो कि हमने सर ज़ुबैर कंबो साहब की बुक में एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है जिसमें हम सर ज़ुबैर कंबो साहब की बुक में दिए गए तमाम क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। और इससे पहले हमने रिसर्च के क्वेश्चंस को डिस्कस किया था जिसके ऊपर हमने 3 वीडियोस बनाई थी और इन 3 वीडियोस में हमने रिसर्च के तमाम क्वेश्चंस को डिस्कस किया था जो सर ज़ुबैर कंबो साहब की बुक में दिए गए थे। सेकंड सब्जेक्ट हमने मेजरमेंट एंड वैल्यूएशन स्टार्ट किया हुआ है और इसके ऊपर हम फर्स्ट वीडियो बना चुके हैं जिसमें हमने फर्स्ट 30 क्वेश्चंस जो थे वो डिस्कस किए थे और आज की इस वीडियो में हम 31 से ऑनवर्ड तमाम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 है द पर्पज ऑफ इवेल्युएशन इज टू मेक जजमेंट अबाउट एजुकेशनल के एवेल्युएशन का पर्पज़ क्या होता है। हम उसमें जो एवेल्युएशन में जो जजमेंट करते हैं उसमें हमारा पर्पज़ क्या होता है कि हम एजुकेशन की किस चीज़ के ऊपर काम करना चाहते हैं। क्वांटिटी पे करना चाहते हैं, टाइम पे, एज पे, क्वालिटी पे करना चाहते हैं। तो हमें बता जी कि हम एवेल्युएशन का हमारा पर्पज़ ही क्वालिटी को इन्हांस करना होता है, क्वालिटी को बेहतर करना होता है। ठीक है, तो लिहाजा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। उसके बाद नेक्स्ट है 32 पे प्लेसमेंट, डायग्नोसिस, इवेल्युएशन ऑफ अचीवमेंट, प्रिडिक्शन, प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड मोटिवेशन आर द पर्पज़ ऑफ। हमें पता है ये तमाम जो हमने अभी डिस्कस किए हैं, प्लेसमेंट करना, डायग्नोसिस करना, इवेल्युएशन ऑफ अचीवमेंट करना, परफॉर्मेंस को प्रिडिक्ट करना, प्रोग्राम की इवेल्युएशन करना, ये सारे काम हम किस में करते हैं, इवेल्युएशन में करते हैं। यानी हमें इवेल्युएशन का ये फ़ायदा होता है कि इसकी मदद से हम ये तमाम काम जो हैं ये कर सकते हैं। 32 पे है 33 सॉरी। डैश इवेल्युएशन इज द जजमेंट ऑफ अचीवमेंट एट द एंड ऑफ एन इंस्ट्रक्शनल यूनिट। इवेल्युएशन को जब हम डिवाइड करते हैं तो हमें पता चलता है जी दो किस्म की इवेल्युएशन होती है। एक को हम फॉर्मेटिव इवेल्युएशन कहते हैं और एक को हम समेटिव इवेल्युएशन कहते हैं। समेटिव इवेल्युएशन जो होती है वो हम उस वक्त करते हैं जब हमारा इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम या ट्रेनिंग प्रोग्राम या जो भी हम क्लासेस कंडक्ट कर रहे होते हैं वो हमारी जब क्लासेस ख़त्म हो जाती हैं, हमारा वो टीचिंग प्रोग्राम ख़त्म हो जाता है, उसके बाद जो हम इवेल्युएशन करते हैं उसको हम समेटिव इवेल्युएशन कहते हैं। यानी हमारा प्रोग्राम के एंड पे, टीचिंग कोर्स के एंड पे। और जो फॉर्मेटिव इवेल्युएशन होती है ये ड्यूरिंग द टीचिंग कोर्स, ड्यूरिंग द ट्रेनिंग सेशन हम जो इवेल्युएशन करते हैं उसको हम फॉर्मेटिव इवेल्युएशन कहते हैं। अब चूंकि यहाँ पे वो हमसे पूछ रहा है एट द एंड ऑफ एन इंस्ट्रक्शनल यूनिट, के किसी भी इंस्ट्रक्शनल यूनिट के जो एंड पे इवेल्युएशन की जाएगी तो उसको हम क्या कहेंगे, उसे हम समेटिव इवेल्युएशन कहेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 पे है डैश इवेल्युएशन इज द जजमेंट अचीवमेंट ड्यूरिंग द फॉर्मेटिव स्टेज ऑफ लर्निंग, के लर्निंग की फॉर्मेटिव स्टेज के दौरान यानी ड्यूरिंग लर्निंग जो हम इवेल्युएशन करेंगे उसे हम क्या कहेंगे, फॉर्मेटिव इवेल्युएशन कहेंगे। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा। उसके बाद 35 पे है इवेल्युएशन दैट मॉनिटर्स लर्निंग प्रोसेस इज नाउन एज। अब हमें पता है उस इवेल्युएशन को हम क्या कहेंगे जो हमारी लर्निंग प्रोसेस को इवेल्युएट करेगी। अब लर्निंग प्रोसेस को कौन इवेल्युएट कर सकता है, समेटिव तो कर नहीं सकती क्योंकि वो तो होती उस वक्त है जब हमारा लर्निंग प्रोसेस खत्म हो जाता है। तो फॉर्मेटिव इवेल्युएशन ही हमारे पास बचती है, लिहाजा करेक्ट आंसर फॉर्मेटिव इवेल्युएशन होगा। 36 पे है इवेल्युएशन इज यूज्ड टू डिसाइड वेदर ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स हैव बीन अचीव्ड। वो उस इवेल्युएशन को हम क्या कहेंगे जिससे हमें ये पता चलता है कि हमारे जो ब्रॉड ऑब्जेक्टिव थे वो अचीव हुए या नहीं हुए। तो वो हमें समेटिव इवेल्युएशन से ही पता चल सकता है क्योंकि ये हम एट द एंड ऑफ ट्रेनिंग सेशन या एट द एंड ऑफ इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम पे करते हैं समेटिव इवेल्युएशन। 37 पे है फीडबैक टू स्टूडेंट एंड टीचर, टीचर और स्टूडेंट को फीडबैक ऑन स्टूडेंट्स प्रोग्रेस, स्टूडेंट की प्रोग्रेस के ऊपर थ्रू आउट एन इंस्ट्रक्शनल यूनिट, जो एक इंस्ट्रक्शनल यूनिट के दौरान होता है या उसमें होता है। इज द पर्पज ऑफ डैश इवेल्युएशन, ये कौन सी इवेल्युएशन का पर्पज होगा। अब चूंकि ये थ्रू आउट एन इंस्ट्रक्शनल यूनिट की बात कर रहा है यानी ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शनल यूनिट की बात कर रहा है, ड्यूरिंग द ट्रेनिंग प्रोग्राम की बात कर रहा है, तो करेक्ट आंसर फॉर्मेटिव इवेल्युएशन होगा। 38 पे है जी सर्टिफिकेशन आर ग्रेडिंग एट द एंड ऑफ यूनिट, सेमेस्टर और कोर्स इज द पर्पज ऑफ डैश इवेल्युएशन। अब चूंकि यहाँ पे की पॉइंट हमें मिल गया जी एट द एंड ऑफ अ सेमेस्टर और कोर्स, तो हमें उस इवेल्युएशन को क्या कहेंगे, समेटिव इवेल्युएशन कहेंगे, ऑप्शन ए होगा। 39 पे है जी आइटम एनालिसिस इज अ जर्नल टर्म, आइटम एनालिसिस कहते हैं कि जर्नल टर्म है दैट रेफर्स अ स्पेसिफिक मेथड्स, जिससे मुराद कुछ स्पेसिफिक मेथड्स होते हैं यूज्ड इन एजुकेशन, जो हम जिसको हम एजुकेशन में इस्तेमाल करते हैं टू डैश द टेस्ट आइटम्स, किस चीज़ को टेस्ट के आइटम्स को क्या करने के लिए, तो टेस्ट के आइटम्स को इवेलुएट करने के लिए हम आइटम एनालिसिस करते हैं। 40 पे है जी हमारा विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क इन ऑफ अ टीचर, कि जब भी टीचर ने एक टेस्ट कंडक्ट करना होता है तो उसमें टीचर का मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क क्या होगा। अब यहाँ पे हमसे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क पूछ रहा है।
तो टीचर जब एक टेस्ट को कंडक्ट करता है तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट वर्क उसका ये होता है कि वो उसको कंस्ट्रक्ट करे और उसको स्कोर करे टेस्ट को, ये सबसे अहम काम होता है उसका। 41 पे है जी, डैश इज द एलिमेंट ऑफ प्रिपेयरिंग टू एडमिनिस्टर अ टेस्ट, कि जब भी हमने टेस्ट को एडमिनिस्टर करना होता है, टेस्ट को डिजाइन करना होता है, तो हमारा फर्स्ट एलिमेंट क्या होता है, तो फर्स्ट एलिमेंट होगा प्लानिंग द टेस्ट, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। 42 पे है जी, देयर आर डैश मेन टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, क्वेश्चन की कितनी टाइप्स होती हैं, तो क्वेश्चंस की हमें पता जी मेनली हम दो तरह के क्वेश्चंस यूज करते हैं, एक को हम ओपन एंडेड क्वेश्चन कहते हैं और दूसरे को हम क्लोज एंडेड क्वेश्चन कहते हैं। 43 पे है, अलाउ फॉर क्रिएटिव आंसर, अलाउ द रिस्पोंडेंट्स फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज द फंक्शन ऑफ, कि ये वाला जो काम है जिसमें हम अपने रिस्पोंडेंट्स को ये फ्रीडम देते हैं, ये लिबर्टी देते हैं कि वो अपने अल्फाज इस्तेमाल कर सकता है, अपने तरीके से आंसर कर सकता है, तो उस किस्म के क्वेश्चंस को हम क्या कहते हैं, तो ये हमें पता जी ओपन एंडेड क्वेश्चंस में ही ये होता है। क्लोज एंडेड जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें रिस्पोंडेंट ने क्या करना होता है कि जो गिवन ऑप्शंस होते हैं उन्हीं में से करेक्ट आंसर को चूज करना होता है, जबकि ओपन एंडेड में क्या होता है कि हम क्वेश्चन जस्ट लिख देते हैं और रिस्पोंडेंट को अलाउ करते हैं कि वो अपने अल्फाज में उसका आंसर कर सकता है। 44 पे जी, क्वेश्चंस आर इजी टू कंस्ट्रक्ट एंड टाइम कंज्यूमिंग टू स्कोर, उन क्वेश्चंस को हम क्या कहेंगे जिनको कंस्ट्रक्ट करना, जिनको डिजाइन करना, जिनको बनाना तो आसान होता है लेकिन एंड टाइम कंज्यूमिंग, लेकिन उनकी स्कोरिंग करने में हमारा अच्छा खासा टाइम लगता है। तो ये हमारे जो ऐसे टाइप क्वेश्चंस होते हैं ना, इनको देखें, इन क्वेश्चंस को बनाना तो बड़ा आसान होता है कि हम कह देते हैं जी राइट एन ऐसे ऑन कायदे आजम या राइट एन ऐसे ऑन मॉर्निंग वॉक, तो ये क्वेश्चन बनाना तो हमारे लिए आसान होगा, लेकिन जब हमने इसको स्कोर करना होगा, जब इसको चेक करना होगा, तो इसमें हमें अच्छा खासा टाइम लगेगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम ऐसे क्वेश्चंस कहते हैं। 45 पे है जी, क्वेश्चंस आर डिफिकल्ट टू कंस्ट्रक्ट, के कौन से क्वेश्चंस होते हैं जिनको कंस्ट्रक्ट करना मुश्किल होता है, तो वो हमारे एमसीक्यूज टाइप जो क्वेश्चंस होते हैं ना, इनको बनाना हमारे लिए मुश्किल होता है क्योंकि हमें स्टेटमेंट भी लिखनी पड़ती है और उसमें गिवन ऑप्शन भी देने पड़ते हैं। 46 पे है जी, क्वेश्चन नंबर 46 है, विच इज द टाइप ऑफ सेमी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, के वो कौन से क्वेश्चंस हैं जो सेमी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, यानी ना तो वो मुकम्मल तौर पे ऑब्जेक्टिव होते हैं और ना मुकम्मल तौर पे वो सब्जेक्टिव होते हैं, बल्कि सेमी ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर देखें जी, पहले नंबर पे दिया और दूसरे नंबर पे मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स हैं, तीसरे नंबर पे कंप्लीशन क्वेश्चंस हैं। तो ये तमाम क्वेश्चंस जो है ना, ये सेमी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ही आते हैं, ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। 47 पे है जी, विच इज द टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की कौन सी टाइप है जी, फॉल्स एंड ट्रू क्वेश्चंस हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, मैचिंग क्वेश्चंस हैं, तो ये तमाम के तमाम क्वेश्चंस जो हैं ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की ही टाइप है, ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर होगा। 48 पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, इसमें से कौन सा जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की टाइप नहीं है, तो हमें पता है ऑप्शन डी में ऐसे क्वेश्चन जो है ये ऑब्जेक्टिव टाइप में नहीं आता। 49 पे है, इन विच क्वेश्चन मार्किंग विल बी मोर रिलायबल, अब मार्किंग किस में रिलायबल होती है, वो एमसीक्यूज में रिलायबल होती है, क्योंकि इसमें कोई भी पर्सन जो होता है उसकी वो अपनी चॉइस उसकी शामिल नहीं होती, बल्कि गिवन जो आंसर उन्होंने जिस स्टूडेंट ने जिसको टिक कर दिया उसे की के मुताबिक उसको 1 स्कोर देना ही पड़ता है, उसमें हम उसके नंबर को कम या ज्यादा नहीं कर सकते, हमें की के अकॉर्डिंग एमसीक्यूज को चेक करना पड़ता है, जो की के अकॉर्डिंग ठीक होता है हम उनको मार्क्स दे देते हैं, और दूसरा उसको हम बार बार भी अगर चेक करते रहेंगे तो स्कोर सेम ही रहेगा, इसलिए हम कहते हैं कि जो हमारे एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस होते हैं वो मोर रिलायबल होते हैं। एमसीक्यूज नंबर 50 है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैव एडवांटेज ओवर ऐसे टाइप क्वेश्चंस, सच क्वेश्चंस आर इजी टू, अब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का वो कह रहे हैं जी ऐसे टाइप क्वेश्चंस को के लिहाज से उनको थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव ये एडवांटेज ये होता है कि उन क्वेश्चंस को जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं उनको मार्क करना, उनको चेक करना आसान होता है, क्योंकि मार्किंग उनकी ईजी होती है, ऐसे टाइप क्वेश्चंस होते हैं उनको मार्किंग करनी उनकी मुश्किल होती है। 51 पे है जी, इन एमसीक्यूज द स्टेम ऑफ द आइटम्स शुड बी, जब हम एमसीक्यूज बनाते हैं तो स्टेम से क्या मुराद होता है कि उसको एमसीक्यूज की जो स्टेटमेंट होती है, जैसे ये वाला जो क्वेश्चन है इसकी ये जो स्टेटमेंट है इसको हम स्टेम ऑफ द क्वेश्चन कहते हैं, स्टेटमेंट को। तो यहाँ पे वो हमसे पूछ रहा है जी एमसीक्यूज की जो स्टेम होता है उसकी जो स्टेटमेंट होती है उसको कैसे होना चाहिए, तो उसकी स्टेटमेंट को मीनिंगफुल होना चाहिए ताकि हम उसका करेक्ट आंसर स्टूडेंट क्लियरली सही तरीके से बता सके, मीनिंगफुल होनी चाहिए, ना तो लार्ज ना स्मॉल ना रेलिवेंट, बल्कि
मीनिंगफुल होनी चाहिए। 52 पे है विच टेस्ट इज वेरी पॉपुलर इन क्लासरूम, क्लासरूम में सबसे पॉपुलर टेस्ट कौन सा होता है जी? क्लासरूम में सबसे पॉपुलर टेस्ट जो है वो मल्टीपल चॉइस जो होते हैं हमारे एमसीक्यूज टेस्ट होते हैं, यही ज्यादा पॉपुलर होते हैं। 53 पे है क्वेश्चन स्टेटमेंट ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इज नाउन एज, ये भी हमने डिस्कस कर दिया। एमसीक्यूज की जो क्वेश्चंस की स्टेटमेंट होती है उसको हम क्या कहते हैं? स्टेम कहते हैं। 54 पे जी द करेक्ट ऑप्शन इन एमसीक्यूज इज कॉल्ड, जो करेक्ट आंसर होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? आंसर कहते हैं। ठीक है, ये इजी क्वेश्चन है, इतने मुश्किल नहीं है। 55 पे है जी द इनकरेक्ट ऑप्शन इन एमसीक्यूज इज कॉल्ड, जो इनकरेक्ट ऑप्शन हमने दिए होते हैं एमसीक्यूज में, एक हमारा जो क्वेश्चन होता है उसके नीचे हमने 4 ऑप्शन दिए होते हैं, उनमें से एक करेक्ट होता है और बाकी जो क्वेश्चन होते हैं ऑप्शन होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? डिस्ट्रैक्टर कहते हैं। 56 पे जी द नंबर ऑफ स्कोर लाइंग इन अ क्लास इंटरवल इज कॉल्ड, कि जब भी हम अपने डाटा को क्लास इंटरवल यानी कि उनको ग्रुप डाटा को अरेंज करते हैं तो हम क्लास इंटरवल बनाते हैं। मसलन हम कहते हैं लेट्स सपोज कि 20 से लेके 30 तक ये हमारा एक क्लास इंटरवल है और इसमें हम कहते हैं जी स्टूडेंट्स कितने आते हैं? 20 से लेके 30 तक मार्क्स हासिल करने वाले स्टूडेंट्स की हम कहते हैं जी स्ट्रेंथ जो है, तादाद जो है वो 8 है फर्ज करें। और इसी तरह हम कहते हैं जी 31 से लेके 40 तक जो मार्क्स हासिल करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनकी तादाद जो है वो 5 है। तो इसमें वो हमसे ये पूछ रहा है द नंबर ऑफ स्कोर लाइंग इन क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल में जो स्कोर होता है उसको हम क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 56 में। ठीक है, तो उसको हम कहेंगे जी फ्रीक्वेंसी कहेंगे। ये जो हमने यहाँ पे बात की है ना 20 से 30 के दरमियान नंबर हासिल करने वालों की तादाद 8 है और 31 से लेके 40 तक नंबर हासिल करने वालों की तादाद 5 है। तो ये जो 8 और 5 है ना, इसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है, जो क्लास इंटरवल के दरमियान स्कोर होता है उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। 57 पे जी वैल्यू दैट डिवाइड्स द डाटा इनटू 2 इक्वल पार्ट्स इज नाउन एज, हम उस वैल्यू को क्या कहते हैं जो हमारे डाटा को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, तो हम इसको मीडियन कहते हैं। ये सेंट्रल ऑफ टेंडेंसी और मेजर ऑफ डिस्पर्शन के जो मेथड्स हैं ये हम रिसर्च के एमसीक्यूज में डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए हम यहाँ पे इनको डिटेल से डिस्कस नहीं करेंगे। उसके बाद 58 पे मीडियन ऑफ इस, ये हमने वैल्यूज उसने हमें दे दी हैं जी, उसका पूछ रहा है जी मीडियन क्या है? तो मीडियन इसका अगर हम निकालें तो निकलता है जी 3.5। ठीक है, और मीडियन निकालने का तरीकाकार क्या है? ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, ये रिसर्च में हमने ये क्वेश्चंस किए थे, उसमें हमने इसका मेथड भी देखा था कि मीडियन निकालने का मेथड क्या होता है। द मिडल ऑब्जर्वेशन इन एन अरेंज्ड सेट ऑफ डाटा इज कॉल्ड, मिडल ऑब्जर्वेशन को क्या कहते हैं जी? मिडल ऑब्जर्वेशन को हम मीडियन कहते हैं। 60 नंबर पे है जी द nth रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द वैल्यूज x1 x2 x3 एंड x इज कॉल्ड डैश, मींस सेंट्रल टेंडेंसी को कैलकुलेट करने के जो हमारे पास मेथड्स होते हैं उसमें जो nth रूट ऑफ द प्रोडक्ट वाला मेथड होता है उसे हम जियोमेट्रिक मीन कहते हैं। ये सेंट्रल टेंडेंसी को कैलकुलेट करने का एक तरीका है। 61 पे जी बार चार्ट कंस्ट्रक्टेड इन विच द एरिया ऑफ ईच बार इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ आइटम्स इन ईच ग्रुप इज नाउन एज, के उस बार चार्ट को हम क्या कहते हैं जिसमें बार चार्ट का जो एरिया होता है वो नंबर ऑफ आइटम्स इन ईच ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। हमें पता है जब हम हिस्टोग्राम बनाते हैं तो इस तरीके से हम उसके कॉलम्स बनाते हैं जी हिस्टोग्राम में। ठीक है, चार्ट के ऊपर जब हम अपने डाटा को शो करते हैं तो इस तरह से बार बनाए जाते हैं। अब ये जो हमारे इसकी होती है ना विड्थ होती है, इस बार की जो विड्थ है, चौड़ाई, यानी कि यहाँ से लेके इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, फिर इससे लेके हर जो ये हमने कॉलम बनाया हो इसकी जो चौड़ाई होती है ना, ये जाहिर करती है नंबर ऑफ आइटम्स इस ग्रुप में। यानी कि एक बार जो होती है, ये जो एक बार है ये एक ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रही है, ये दूसरे ग्रुप को, ये तीसरे ग्रुप को। अब इनकी जो चौड़ाई होगी ना ये इस ग्रुप में मौजूद आइटम्स की तादाद के अकॉर्डिंग होगी, उनके नंबर्स के मुताबिक होगी। तो इस तरह के वो पूछ रहा है जी बार ग्राफ को हम क्या कहते हैं? तो इस तरह के बार ग्राफ को हम हिस्टोग्राम कहते हैं, कि जिसमें कॉलम की जो चौड़ाई होती है वो नंबर ऑफ आइटम्स को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, 62 पे है जी फर्स्ट कोटाइल इज आल्सो नाउन एज, फर्स्ट कोटाइल को हम क्या कहते हैं जी? 61 क्वेश्चन नंबर, ये भी हमने रिसर्च के क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि फर्स्ट कोटाइल को हम लोअर कोटाइल कहते हैं और अगर थर्ड कोटाइल वो हमसे पूछे तो उसे हम अपर कोटाइल कहते हैं। 63 पे जी मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इन अ डाटा इज कॉल्ड, कि डाटा में जो सबसे वैल्यू रिपीट होती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम मॉड कहते हैं। ठीक है, 64 पे जी द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज इज इन अ डाटा इज कॉल्ड, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज के दरमियान जो फर्क होता है इसको हम रेंज कहते हैं। ये मेजर ऑफ डिस्पर्शन को कैलकुलेट करने का एक तरीका है। 65 पे जी व्हाट इज द मॉड ऑफ, ये हमें उसने डाटा दिया हुआ, इस डाटा में देखें सबसे ज्यादा बार कौन सी वैल्यू आई है, तो 2 सबसे ज्यादा बार आया, तो लिहाजा इस डाटा का मॉड क्या होगा? 2 होगा। व्हाट इज द एवरेज ऑफ 10 11 एंड 12 एंड 13, ये उसने हमें वैल्यूज दे दी और इसका हमें वो कह रहा है जी एवरेज क्या है? तो एवरेज इसकी अगर हम कैलकुलेट करें तो 11.5 आती है।
नेक्स्ट 67 पे जी, वैल्यू ऑफ n+1/4 द टर्म इज द फार्मूला ऑफ, ये किस चीज़ को कैलकुलेट करने का फार्मूला है? ये फर्स्ट क्वोटाइल को कैलकुलेट करने का फार्मूला है। और अगर वो हमें थर्ड क्वोटाइल का पूछता है तो थर्ड क्वोटाइल का फार्मूला भी अक्सर पूछ लिया जाता है। तो थर्ड क्वोटाइल का फार्मूला क्या होगा? 3 × n+1 डिवाइडेड बाई 4, ये थर्ड क्वोटाइल को कैलकुलेट करने का फार्मूला होगा। 68 पे है जी, द अपीयरेंस ऑफ नॉर्मल कर्व रिसेंबल्स विद द नॉर्मल कर्व जो होती है उसकी अपीयरेंस किससे मिलती जुलती है जी? बेल से मिलती है, इसलिए हम उसको बेल शेप्ड कर्व भी कहते हैं। 69 पे है जी, द स्केल दैट इज यूज्ड फॉर एटीट्यूड मेजरमेंट इज नेम्ड एज, एटीट्यूड को मेजर करने के लिए जो हम स्केल यूज करते हैं उसमें एक लिकर टाइप स्केल होता है, थर्स्टोन टेक्निक होती है, सिमेंटिक डिफरेंशियल होता है, गटमैन या स्केलोग्राम होता है। ये 4 मेथड्स होते हैं जो हम एटीट्यूड को मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे लिकर स्केल दिया हुआ है तो लिहाजा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। 70 पे है जी, स्केल इज स्कोर्ड बाई कंपेयरिंग परफॉर्मेंस टू दैट ऑफ अदर्स इन द सेम ग्रुप, कि एक ही ग्रुप में जब हम उसको जो स्कोरिंग करते हैं दूसरी परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करके करते हैं तो इस किस्म के स्केल को हम क्या कहते हैं? इस किस्म के स्केल को हम रिलेटिव स्केल कहते हैं। ठीक है। 71 पे है, विच इज द टाइप ऑफ रिलेटिव स्केल्स, तो ये जितने भी रैंक ऑर्डर है, रैंक ऑर्डर में भी ये होता है कि जिसमें हम हाई टू लो वैल्यूज लिखते हैं डाटा को। पेयर्ड कंपैरिजन में भी ये होता है जिसमें 2 चॉइसेस में हम कंपैरिजन करते हैं। इक्वल अपेयरिंग इंटरवल्स, ठीक है, ये तमाम जो होते हैं ये रिलेटिव स्केल की ही टाइप्स हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। 72 पे है जी, द एबिलिटी ऑफ अ टेस्ट टू डिस्क्रिमिनेट अमंग लेवल्स ऑफ एबिलिटी, हम उस टेस्ट को क्या, टेस्ट की ये एबिलिटी के वो एबिलिटी के टेस्ट की ये एबिलिटी के वो एबिलिटी के डिफरेंट लेवल्स को डिस्क्रिमिनेट कर सके, उसमें फ़र्क कर सके, एंड दस अलाउ समवन टू मेक द चॉइस, और जिससे हमें किसी को ये करने में आसानी होती है कि वो चॉइस टू मेक चॉइस, कि वो अपनी चॉइस को सिलेक्ट कर सके या अपना उसमें से सिलेक्शन कर सके। तो उस एबिलिटी को हम क्या कहते हैं? इस चीज़ को हम सिलेक्शन कहते हैं। ये जर्नल से क्वेश्चन है, इतने को टेक्निकल क्वेश्चन नहीं है। ठीक है। नंबर 73 पे है जी, डैश इन्वॉल्व क्लस्टरिंग सब्जेक्ट्स इनटू द ग्रुप्स फॉर विच दे आर बेस्ट सूटेड, कि उस चीज़ को हम क्या कहते हैं जिसमें हम ग्रुप सब्जेक्ट्स को ग्रुप्स में उनको डिवाइड करते हैं या उनकी ग्रुप बंदी करते हैं, यानी हर सब्जेक्ट को उस ग्रुप में रखा जाता है जिसमें वो बेस्ट सूटेड होता है, जिससे वो मिलता जुलता है। तो इस चीज़ को हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। 74 पे है जी, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स आर यूज टू मेजर, अब ये साइकोलॉजी में हमने पढ़ा हुआ है, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स हम किस चीज़ को मेजर करने के लिए यूज करते हैं? पर्सनैलिटी को मेजर करने के लिए करते हैं। 75 पे जी, द मेजरमेंट ऑफ द फिजिकल डायमेंशंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज रेफर टू एज, फिजिकल डायमेंशन को मेजर करने को हम क्या कहते हैं? एंथ्रोपोमेट्री कहते हैं, जिसमें हम बॉडी की टाइप को देखते हैं, बॉडी की हाइट को देखा जाता है, बॉडी के वेट को देखा जाता है, इसको हम एंथ्रोपोमेट्री कहते हैं। 76 पे है जी, इन्वॉल्व्स द डैश इन्वॉल्व द सिस्टमैटिक इंस्ट्रूमेंट्स मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ह्यूमन बॉडी, प्रीमरीली डायमेंशनल डिस्क्रिप्शन बॉडी साइज एंड शेप, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं जिसमें हम बॉडी की प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। ख़ास करके वो कहता है जी हम बॉडी का साइज देखते हैं, बॉडी की शेप देखते हैं। तो अभी जैसे 75 में हमने क्वेश्चन को डिस्कस किया, इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा, एंथ्रोपोमेट्री से इसी चीज़ का नाम है। 76 पे जी, डैश इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डीलिंग विद द स्टडी ऑफ द फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म, कि किसी भी जानदार के स्ट्रक्चर और उसकी फॉर्म की स्टडी जो है और उनके स्पेसिफिक स्ट्रक्चर की डिटेल फीचर्स को देखना, ये किस चीज़ में आता है जी? ये मॉर्फोलॉजी में आता है, ये बायोलॉजी की एक ब्रांच है। ठीक है। फिजियोलॉजी जो होता है ना वो तो हमें बॉडी के फंक्शंस के बारे में बताता है ना, यहाँ पे वो स्ट्रक्चर की और फॉर्म की बात कर रहा है। 78 पे है जी, डैश इज द साइंस ऑफ नेमिंग डिस्क्राइबिंग एंड क्लासिफाइंग ऑर्गेनिजम्स एंड इंक्लूड ऑल प्लांट्स एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑफ द वर्ल्ड, के जिस उस साइंस को हम क्या कहते हैं जिसमें हम क्या करते हैं कि डिफरेंट जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी क्लासिफिकेशन करते हैं, उनको उनके लेबलिंग करते हैं, उनको नाम, उनके ऊपर कोई नाम लगाते हैं। ठीक है। जिसमें प्लांट्स भी शामिल हैं, एनिमल्स भी शामिल हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी शामिल हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं जी? 78 पे इसको हम टेक्सोनोमी कहते हैं। ठीक है। 79 पे है जी, डैश इज अ टेक्सोनोमी डेवलप्ड इन 1940 बाय अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट विलियम हर्बर्ट शेल्डन, उस टेक्सोनोमी को क्या कहते हैं जो विलियम हर्बर्ट शेल्डन ने 1940 में डेवलप की थी? तो उसको हम सोमैटोटाइप कहते हैं। विलियम हर्बर्ट शेल्डन ने क्या किया था कि फिजिकल स्ट्रक्चर की बेस पे ह्यूमन बॉडी को तीन टाइप्स में उसको डिवाइड किया था, एंडोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ और एक्टोमॉर्फ में। ठीक है। उस चीज़ को हम सोमैटोटाइप कहते हैं। एंड लास्ट क्वेश्चन इज,
डैश इज द लेयर ऑफ ह्यूमन बॉडी विच डिवेलप्स इनटू द डाइजेस्टिव ट्रैक, ठीक है। उस लेयर को हम क्या कहते हैं, जो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक को डेवलप करती है, यानी इनर लेयर जो होती है उसको हम क्या कहते हैं, एंडोडर्म कहते हैं, ठीक है जी। ये हमारे यहाँ पे 80 तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया जी। मेजरमेंट एंड वैल्यूएशन के ऊपर एक वीडियो हम और बनाएंगे जिसमें हम बाकी जो क्वेश्चन हमारे रहते हैं जुबैर कंबो की बुक में टेस्ट मेजरमेंट एंड वैल्यूएशन के रिमेनिंग एमसीक्यूज, उस तमाम एमसीक्यूज उस वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली इसको लाइक और कमेंट लाजमी कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर लाजमी करें। थैंक यू।